हेलो एवरीवन। समझ लीजिए एक लड़का है जिसका आईक्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। उसे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और उसकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। पर वहीं पर एक दूसरा लड़का भी होता है जिसका आईक्यू एवरेज है, पर फ्यूचर में वो एवरेज आईक्यू वाला लड़का ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और हाई आईक्यू वाला पीछे रह गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो एक रिसर्च में ये पता लगा कि 80% चांसेस होते हैं कि एवरेज आईक्यू वाले लोग हाई आईक्यू वालों को आउट परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ को सिर्फ आईक्यू ही डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि उसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू। और एक इंसान के लाइफ में 60% डिसीजंस ईक्यू से ही आते हैं। तो अगर आपको भी अपना लाइफ इंप्रूव करना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर आपको फोकस करना होगा। और कैसे करना है आज हम इस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से समझेंगे। तो आप देख रहे हैं द रिच क्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। तो आईक्यू कैसे बढ़ाया जाता है ये आपने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस में देख गए होंगे, पर इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 टेक्निक बताएंगे जिसके हेल्प से आप अपने ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके बारे में मेंटली एक्टिव रहें। हमें अपनी इमोशंस के बारे में अवेयर रहना चाहिए ताकि बाद में हमें उस इमोशन का असली कॉज और उसके होने वाले इफेक्ट के बारे में भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल, मोहित एक एम्प्लॉय है, पर उसकी एक छोटी सी गलती के लिए उसके बॉस ने उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब वो बहुत ही गुस्से में आ गया और घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं करके मोबाइल में गेम खेल रहा है। बस आगे आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मोहित को गुस्सा वाला इमोशन अपने बॉस से आया था, पर उसने अपने बेटे पर निकाल दिया क्योंकि वो अपने इमोशंस पे बह गया था। और ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत से सिचुएशंस होते हैं, फिर बाद में हम उनको रिग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम खुद सेल्फ अवेयर रहेंगे कि कब हम किस इमोशंस में जूझ रहे थे, तो ऐसे में ऐसा इफेक्ट हमारी लाइफ में नहीं होगा। अब जब आप सेल्फ अवेयरनेस समझ चुके हो तो दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है मैनेजिंग इमोशंस। अब मैनेजिंग इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छे इमोशंस ही आने चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल है कि आप में पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशन दोनों ही आएंगे। और लॉजिकली कहे तो इमोशन बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज होती है, क्योंकि इस पे ये डिपेंड करता है कि हम इन इमोशंस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है और बिना सोचे समझे किसी को मार दिया तो ये एक अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हुई, क्योंकि इसके बुरे इफेक्ट भी होते हैं जो आपको बाद में फेस करने पड़ते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हम आपको 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशंस को मैनेज करने के बारे में बताएंगे जो है एंगर और सैडनेस, क्योंकि यही 2 इमोशंस नेगेटिव इमोशंस के बाप है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगर की। तो एंगर हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गुस्सा आए तो इन 3 टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, डीप ब्रेथ। फिजिकली लंबी सांस लेने से आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाती है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है और आपको गुस्सा भी ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। और ये चीजें साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। अब दूसरा है नेवर एंगेज विद द सेम थॉट। मतलब ये है कि जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है उसके बारे में सोचना बंद कर दो और किसी दूसरी चीज में फोकस बना लो। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आपका माइंड भी शांत हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा जब आता है और उसी कॉज के बारे में सोचने से वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने माइंड को किसी और ही जगह पर फोकस बना लो। अब फाइनल टिप है थिंक विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमें जब भी किसी इंसान पर या किसी भी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से उसे सोचते हैं। तो इस टिप में आप दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ्रेंड के लिए रास्ते पे बहुत देर से वेट कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। आप सोचोगे कि वो हरामी इतनी देर तक कर क्या रहा है, पर इसको अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो शायद उसको सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ इमरजेंसी चीजें थी जिसके वजह से वो वहां तक टाइम में नहीं पहुंच पाया। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर सोचने में क्या जाता है, अपन को तो सिर्फ गुस्सा कम करना है। पर हाँ, ये हर टाइम काम भी नहीं करता, पर अगर आप इसको बार बार अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड भी इसी के साथ एडजस्ट कर लेगा और आपको पॉजिटिव इमोशंस को वैल्यू देने की आदत पड़ जाएगी। सो अब दूसरा खतरनाक इमोशन है सैडनेस। तो दुनिया भर के डिप्रेशन, एंजाइटी, बैड मूड, ये सभी कुछ ओवरऑल सैडनेस के वजह से ही होता है। तो टिप नंबर 1 है अपने दुख वाले फीलिंग को किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करो, या फिर अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप पेपर में उसे लिख भी सकते हो। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब दूसरा टिप है जब भी आपको लो या फिर सैड फील हो रहा हो तो ऊपर से सैड सॉन्ग सुनने मत बैठ जाना। और खास करके आजकल जो लोफी वाला ट्रेंड चल रहा है उसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें आपको दुख पे और ज्यादा दुख डाल देगी, ना कि आपको खुशी देगी। तो हमेशा उस टाइम में कुछ फ्रेश चीजें, एंटरटेनिंग और फनी चीजें देखने की कोशिश करो या फिर आसपास में फील करो।
अब टिप नंबर 3 है स्टॉप कंपेयरिंग। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया से आजकल बहुत से लोग डिप्रेस इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दूसरों को अपने साथ कंपेयर करते रहते हैं और इसी रेट रेस में वो खुद के अपने नीड्स और डेवलपमेंट के बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि दूसरों से अच्छा आप खुद को खुद से कंपेयर करो, तब वो बेमतलब के नेगेटिव फीलिंग भी नहीं होगी। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है वो है सोशल रिलेशनशिप। हम इंसान एक सोशल बीइंग है, तो इसीलिए सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों में। जितना ज़्यादा आप लोगों के इमोशन समझ पाओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप लोगों के साथ बना पाओगे। जब भी कोई थेरेपी लेने जाता है तब जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट को ज़्यादा बोलने के लिए कहते हैं और वो लोग अच्छे से उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि वो उनके पेशेंट का इमोशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी टाइप से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए पेशेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली उनसे फ्रीली बात कर पाते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज को देखते हैं जिससे आप भी एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप बना सकते हो। नंबर 1 है लेट द अदर टॉक। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आप कोशिश करो कि आप दूसरे वाले इंसान को ज्यादा चांस दे रहे हो बोलने के लिए, तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है और वो आपके साथ ज्यादा मिल पाता है। सो खुद कम रिप्लाई करो और दूसरे वाले को ज्यादा बोलने का मौका दो। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अपने एम्प्लॉयज से ऐसे ही अच्छे आइडियाज निकलवाते हैं। नंबर 2 है रिएक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स। इसका मतलब है आपका फ्रंट वाला आदमी जैसा मूड में है उसी इमोशन के बेसिस पर आप रिएक्ट करो। सोचो कि तुम्हारे दोस्त के पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि चल यार आज मस्त पार्टी करते हैं। हालांकि ये एक सीरियस सिचुएशन था, पर कुछ नॉर्मल सिचुएशन पर भी हम इन चीजों को रियलाइज नहीं करते हैं। अब दूसरा बंदा किस मूड में है ये हमें कैसे पता लगेगा, वो है बॉडी लैंग्वेज। बहुत लोग कभी कहते कुछ और है पर वो सोचते कुछ और। ये चीज आप उनके बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हो। इनके भी कुछ टिप्स होते हैं जैसे कि आई कांटेक्ट। अगर कोई आपसे आई कांटेक्ट बनाने में हिचकिचा रहा है इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। सेम चीज उनके पोस्ट्यूर से भी पता लगती है। अगर कोई स्ट्रेट और कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहा है मतलब कि वो आपसे एग्री करता है, वरना नहीं। सो ऐसे ही लोगों के बॉडी लैंग्वेज से आप उनके तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। ऐसे में आप एक अच्छे सोशल रिलेशनशिप बना पाओगे और अपने लाइफ में खुश रहोगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।